गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज का जो क्लास टेस्ट हुआ है, जो कि क्लास टेस्ट सीरीज का सेकंड टेस्ट है, CTS का सेकंड टेस्ट है, उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। और 25 में से कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे वाले हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन डिस्कस करना है, इसमें दो डिजिट्स को जोड़ा गया है और हमारे को ये फाइंड करना है कि जोड़ने के बाद रिजल्ट कैसा आएगा। तो ऑप्शन में हमारे पास B, C और D में 10 to the power 3 है, तो हम 10 to the power 3 कर लें। 10 to the power 3 यहाँ भी है, 10 to the power 2 यहाँ पर है, तो हम दोनों को 10 to the power 3 में कन्वर्ट कर लें। तो इन दोनों का एडिशन यानी कि 33.8 इंटू 10 to the power 3 और इसको हम लोग कर लें 0.35 इंटू 10 to the power 3। तो जब दोनों 10 to the power 3 में आ जाएंगे तो हम 10 to the power 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3.8 प्लस 0.35 और 10 to the power 3 हमने कॉमन ले लिया। तो ये देखिए जरा, 3.8 और 0.35 को हमने जब ऐड किया तो ये 5 हो गया, ये 1 हो गया और ये आपका 4 हो गया, 4.15। सो दिस इज 4.15 इंटू 10 to the power 3। और हमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट रखने होंगे? 1 डिजिट, क्योंकि यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। हालांकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, लेकिन आप ध्यान दीजिए ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट तब बनी है जब हमने अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को 10 to the power 3 में कन्वर्ट किया। इसलिए हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस देखेंगे। तो यहाँ पर मिनिमम डेसिमल प्लेस 1 है और यहाँ भी मिनिमम डेसिमल प्लेस 1 है, इसलिए हमें रिजल्ट में 1 डेसिमल प्लेस तक ही रखना होगा। यानी कि हमें इतना बचाना है और इस 5 को हमको हटाना है। तो 5 क्योंकि एग्जैक्टली 5 है, इसलिए हम प्रोसीडिंग में वापस आएंगे और इवन ऑड देखेंगे। ऑड होने पर हम 1 बढ़ा देंगे, तो 4.2 कर देंगे और 10 to the power 3। देन ये 0 हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमको 2 डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक ही रखना है, इसलिए हम आंसर करेंगे 4.2 इंटू 10 to the power 3। दिस इज फाइनल आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में खास बात यह है कि जिन दो चीज़ों को हमें ऐड करना है उनमें एक की पावर 10 to the power 3 है और एक की पावर 10 to the power 2 है। तो अब हम क्या करें? तो हम ये करें कि हम दोनों को 10 to the power 3 में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमारे 10 to the power 3 वाले ऑप्शन ज़्यादा है। तो इसको हमने 10 to the power 3 में कन्वर्ट किया, तो डेसिमल को हम यहाँ पर लेकर आए, फिर हमने ऐड किया और हमारे को ये नंबर मिल गया। अब हमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट रखने हैं वो यहाँ से डिसाइड नहीं होगा, वो यहाँ से डिसाइड होगा, ओरिजिनल क्वेश्चन से डिसाइड होगा। तो यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है और यहाँ भी 1 डेसिमल प्लेस है, तो रिजल्ट में हमको 1 डेसिमल प्लेस तक रखना है, उसके बाद का हटाना है। यानी कि हमें इस 5 को राउंड ऑफ करना है। 5 एग्जैक्ट 5 होने की वजह से वापस प्रोसीडिंग में आएंगे और इवन ऑड देखेंगे, क्योंकि 1 इज ऑड तो हम 1 इंक्रीज करेंगे, तो 1 इंक्रीज करके 2 हो जाएगा, 10 to the power 3 हो जाएगा। हमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक ही रखना है, यानी कि ये 0 जो लगा हुआ है इसको हमें हटाना है, तो हटा देंगे। तो 4.2 इंटू 10 to the power 3 ये रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सेकेंड क्वेश्चन हम कॉमन करवाएंगे। इसलिए कॉमन करवाएंगे क्योंकि एरर हट गया है और ये क्वेश्चन एरर से रिलेटेड है। आइए, इसलिए ये क्वेश्चन हम लोग कॉमन करेंगे। लीस्ट काउंट ऑफ एरर बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ। तो लीस्ट काउंट किसके बराबर होता है? लीस्ट काउंट एक्चुअली एब्सोल्यूट एरर के बराबर होता है, जो कि रैंडम एरर का एक पार्ट है, इसलिए ऑप्शन होगा 1। हालांकि क्वेश्चन हम कॉमन करेंगे, फिर भी आप देख लीजिए लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट एरर के बराबर, एब्सोल्यूट एरर लीस्ट काउंट के बराबर, और एब्सोल्यूट एरर किस एरर का एक पार्ट है? ये रैंडम एरर का एक पार्ट है, इसलिए लीस्ट काउंट रिलेटेड विद द रैंडम एरर। क्वेश्चन ये कॉमन किया जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। जो डिस्कस करने लायक क्वेश्चन है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट हमेशा उससे कम होगा। जैसे ये अगर a है, a वेक्टर है, तो ये इसका कॉस कंपोनेंट होगा और ये इसका साइन कंपोनेंट होगा। ये होगा a cos थीटा i कैप और ये होगा a sin थीटा
जे कैट, ठीक है ना। और ये दोनों कंपोनेंट हमेशा इससे छोटे होंगे, क्योंकि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट वेक्टर से छोटे ही होते हैं, उससे बड़े नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो उसके कंपोनेंट्स हैं और कंपोनेंट्स कभी वेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, कंपोनेंट कभी भी वेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अगर कोई किसी वेक्टर का मॉड 10 है तो उसके कंपोनेंट, दोनों ही कंपोनेंट लेस देन 10 होंगे। जैसे एक 8 और एक 7 हो सकता है, एक 8 और एक 9 हो सकता है, एक 7 एक 6 हो सकता है। कंपोनेंट की बात करें, अगर वेक्टर की वैल्यू 10 है तो उसके कंपोनेंट लेस देन 10 होंगे, दोनों कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट भी और वाई कंपोनेंट भी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छा होने की वजह से मैंने आपको डिस्कस करवाया। इसमें ऑप्शन सेकंड सही होगा। आइए जल्दी से आगे चलते हैं और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे। हाँ, सेलेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उनके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कल जब आप क्लास में आएंगे तो क्लास के बाद मेरे पास आके पूछ लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है जहाँ पर ए और बी कांस्टेंट है और एक्स एज यूजुअल डिस्टेंस है, तो हमें ए और बी की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो नीचे देखिए यहाँ पर एक्स और बी आपस में ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब है बी की डायमेंशन एक्स की डायमेंशन के बराबर होगी, यानी कि एल के बराबर हो गया। अब आ जाइए सेकंड, ए की डायमेंशन निकालने के लिए हम u इज इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस बी, तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन होगी ml2 t माइनस 2 एंड ए की डायमेंशन फाइंड करनी है, ये अंडर रूट एल और नीचे एल प्लस एल यानी कि एल होगा, तो नीचे रूट एल आएगा, तो ये ए अपॉन अंडर रूट एल is equal to ml2t minus 2. So dimension of A should be equal to ml2 L की पावर 1 by 2 and T की पावर minus 2. Actually L की पावर 1 by 2 हमने क्यों लिखा इसलिए लिखा, तो ये हो गया ml L की पावर 2 plus 1 by 2, हाँ ये 2 और ये पावर 1 by 2, तो ये हो गया 2 plus 1 by 2 T की पावर minus 2 means ml की पावर 5 by 2 t की पावर minus 2. दिस इज द फाइनल, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। ml की पावर, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को कॉमन किया जाएगा, क्योंकि ये एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए उसको कॉमन किया जाएगा। ये दो क्वेश्चन इस प्रकार से कॉमन किए जाएंगे। एरर है क्योंकि हमने एक बैच में एरर पढ़ाया है और जब कंफर्म हो गया कि एरर नीट के सिलेबस से हट गया है तो हमने एक बैच में इसको नहीं पढ़ाया और शाम वाले बैच में भी इसको हम नहीं पढ़ाया, ठीक है ना, क्योंकि एरर हट गया है। लेकिन क्योंकि पेपर पहले से तैयार हो गया था इसलिए ये क्वेश्चन चला गया, तो ये क्वेश्चन हम कॉमन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। आइए डिस्कस फिर भी कर लेते हैं। एक पार्क की पेरीफेरी है, पार्क की पेरीफेरी बतानी है। पेरीफेरी मतलब परिधि, ये देखिए जिसमें लेंथ और ब्रेथ हमको दिया हुआ है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। पेरीफेरी निकालने के लिए हमको लेंथ को 2 बार जोड़ना पड़ेगा और 2 बार घटाना पड़ेगा, तो 2 बार जोड़ना पड़ेगा, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पहले एब्सोल्यूट एरर आएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन केस है, तो डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी। तो डेल्टा एल की वैल्यू जैसा कि आप देख रहे हैं 0.2 और डेल्टा बी की वैल्यू 0.1 है, तो 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.1, सो दिस इज 0.6, ठीक है ना। ये पेरीफेरी में होने वाली एब्सोल्यूट एरर है और पेरीफेरी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो लेंथ इज 4 एंड बी इज 2, तो 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 यानी कि 12, ठीक है ना, 12 मीटर। और ये है एब्सोल्यूट एरर। तो रिजल्ट कैसे लिखा जाएगा, ई का रिजल्ट लिखा जाएगा 12 प्लस माइनस 0.6, ठीक है ना, मीटर, ठीक है। इस तरीके से आपका ऑप्शन बी सही होगा। ये क्वेश्चन कॉमन कराया जाएगा। अगर एरर कोर्स में होता तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
होता। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमें बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो पहली बात तो सी टी अपॉन लेमडा की डायमेंशन एक्स अपॉन लेमडा के बराबर होगा। लेमडा से लेमडा कट जाएगा और इस प्रकार से सी टी की डायमेंशन एक्स की डायमेंशन के बराबर होगी और एक्स की डायमेंशन इज इक्वल टू लेमडा की डायमेंशन, क्योंकि ये भी मीटर होता है, ये भी मीटर होता है। इसका मतलब ये हो कि पहला ऑप्शन सही है और हमें इनकरेक्ट चॉइस करना है। आइए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है यूनिट ऑफ एक्स इज सेम एज लेमडा। एक्स और लेमडा डायमेंशन लेस हैं। ये दोनों मिलकर कैसे बताइए डायमेंशन लेस हैं। और डायमेंशन लेस होने का मतलब क्या हुआ, ये मैंने पहला ऑप्शन, फिर हम दूसरा ऑप्शन चेक कर रहे हैं। एक्स बाई लेमडा इज डायमेंशन लेस, यानी कि डायमेंशन ऑफ एक्स एंड लेमडा आर इक्वल, और अगर डायमेंशन इक्वल है तो यूनिट भी इक्वल होंगे। द यूनिट ऑफ c अपॉन लेमडा इज सेम एज x अपॉन लेमडा t। तो थर्ड ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन में c अपॉन लेमडा इज इक्वल टू x अपॉन 2 पाई लिखा हुआ है। 2 पाई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग डायमेंशन की बात कर रहे हैं और एग्जैक्ट नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो 2 पाई x बाई लेमडा टी लिखा होता है। ये तो हम जानते ही हैं कि सी टी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू पाई एक्स अपॉन लेमडा टी। इस प्रकार से अपॉन लेमडा, इस प्रकार से सी अपॉन लेमडा की डायमेंशन एक्स अपॉन लेमडा टी के बराबर होगी। 2 पाई को आप भूल जाइए, 2 पाई से कोई मतलब नहीं है। फिर भी वहाँ लिखा हुआ है, लेकिन उसको लिखा ही रहने दीजिए बस, ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही लिखा चला आ रहा है, तो लिखा रहने दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो क्योंकि सी टी अपॉन लेमडा की डायमेंशन एक्स बाई लेमडा के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि सी अपॉन लेमडा की डायमेंशन एक्स अपॉन लेमडा टी के बराबर है। ये टी जो ऊपर है वो नीचे जाएगा और ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी देख रहे हैं। द यूनिट ऑफ सी बाई लेमडा इज सेम एज एक्स बाई लेमडा। ऑप्शन डी में ये कह रहे हैं कि सी बाई लेमडा की डायमेंशन एक्स बाई लेमडा के बराबर होगी, जबकि हम पहले ही कह चुके हैं कि ऐसा नहीं होगा। बल्कि कैसा होगा, सी टी बाई लेमडा की डायमेंशन एक्स बाई लेमडा के बराबर होगी। और ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों होंगे डायमेंशन लेस, जिसको हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, ये हो गया डायमेंशन लेस, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, और इसीलिए हम डी को ही टिक लगाएंगे, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप कई बार रिवाइज करके खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 14, 15, 16 तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 14 देखिए, डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा हमको फाइंड करने के लिए कहा गया। उधर फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो उस एक्सप्रेशन को देखकर हम ये समझ गए हैं कि अल्फा की डायमेंशन टी स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि अल्फा की डायमेंशन टी की पावर 2 होगा, ठीक है ना। ये तो फर्स्ट पार्ट। अब आ जाइए सेकेंड पार्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है एफ इज इक्वल टू अल्फा माइनस टी स्क्वायर अपॉन बीटा वी स्क्वायर। तो एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फा की डायमेंशन टी स्क्वायर और ये भी टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर। बीटा और वी स्क्वायर यानी कि एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2। वी इज वेलोसिटी, सो बीटा की डायमेंशन विल बी इक्वल टू टी की पावर 2 अपॉन एम एल की पावर 3 टी की पावर माइनस 4। तो जब ये ऊपर जाएगा तो एम की पावर -1 एल की पावर -3 टी की पावर 6 आ जाएगा। अब हमें अल्फा अपॉन बीटा की डायमेंशन फाइंड करनी है, यानी कि टी की पावर 2 अपॉन एम की पावर -1 एल की पावर -3 टी की पावर 6। तो जब ये ऊपर जाएगा तो एम की पावर 1 एल की पावर 3 और टी की पावर -4 रिजल्ट आएगा। एम एल की पावर 3
ml की पावर 3 t की पावर -4, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्स, वेलोसिटी और टाइम मास से रिलेट कर रहे हैं, तो रिलेशन कैसा होगा ये हमको फाइंड करनी है। तो हम मान लेते हैं कि मास प्रोपोर्शनल टू f की पावर a एंड v की पावर b एंड टाइम t की पावर c, ठीक है ना। तो f की डायमेंशन लिखें तो mlt -2 की पावर a एंड v की डायमेंशन lt -1 की पावर b एंड t की डायमेंशन c। तो इस तरीके से हमको एक रिजल्ट मिल गया जिसमें m की पावर a है, l की पावर कलेक्ट किया तो a प्लस b है, और जब t की पावर कलेक्ट किया तो -2a - b प्लस c है, और इधर m की पावर 0, m की पावर 1, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। तो जब हमने दोनों तरफ को कंपैरिजन किया तो a = 1 आ गया, पहला रिजल्ट आया a = 1, दूसरा रिजल्ट आया a प्लस b = 0 मीन्स b = -a मीन्स -1, और तीसरा जो रिजल्ट आ रहा है वो है -2a - b प्लस c = 0। तो -2a -b, हाँ b की वैल्यू -1 है एंड प्लस का c = 0। इस तरीके से -2 प्लस का 1 प्लस c = 0, -1 प्लस c = 0, सो c = 1। तो इन रिजल्ट्स को हम अपने मेन इक्वेशन में रख देंगे। तो पुट ABC इन इक्वेशन A, वी गेट मास प्रोपोर्शनल टू f की पावर 1, v की पावर -1, c की पावर 1, ठीक है ना। ये रिजल्ट है f की पावर 1, v की पावर -1 एंड t की पावर 1। ये रिजल्ट है आपका ऑप्शन m, v की पावर -1, t की पावर 1, ऑप्शन डी सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं डेंसिटी को किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, डेंसिटी 4 है, ठीक है ना। तो एक हो गया नोन सिस्टम और एक हो गया न्यू सिस्टम। नोन सिस्टम एंड न्यू सिस्टम। नोन सिस्टम में 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये आपका हो गया, और न्यू सिस्टम में जो फंडामेंटल्स हैं वो 100 ग्राम है, मास का फंडामेंटल 100 ग्राम है, लेंथ का फंडामेंटल 10 सेंटीमीटर है, और हमें इस सिस्टम में इस डेंसिटी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये क्या दिया हुआ है, ये n1 दिया हुआ है, और ये u1 दिया है, ये n2 दिया है, और ये सब u2 दिए हैं। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था n2 = n1, फिर बताया था m1/m2 की पावर और l1/l2 की पावर। इसकी पावर 1 होगी और इसकी पावर -3 होगी, क्योंकि डेंसिटी की डायमेंशन डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि m/l³ मीन्स ml-3, इसलिए m का रेशियो पावर 1 में और l का रेशियो पावर 3 में रहेगा। n नोन और 2 अननोन को रिप्रेजेंट, 1 जो नोटेशन है वो नोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो 2 नोटेशन है वो न्यू सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो दिस इज 10 एंड m1 इज ग्राम एंड m2 इज 100 ग्राम एंड l1 इज सेंटीमीटर एंड l2 इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमें फंडामेंटल्स लिखने होते हैं, फंडामेंटल यूनिट लिखने होते हैं ऊपर, नोन सिस्टम की फंडामेंटल और न्यू सिस्टम की फंडामेंटल। तो न्यू सिस्टम में मास का फंडामेंटल यूनिट 100 ग्राम है और लेंथ का फंडामेंटल यूनिट 10 सेंटीमीटर है। इस तरीके से हमने ग्राम और सेंटीमीटर में कन्वर्ट, ग्राम और सेंटीमीटर में फंडामेंटल क्वांटिटीज को समझा और उसको जहाँ रखा था वहाँ पर रखा। तो ग्राम से ग्राम और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। सो दिस इज 1 × 1/100 और इंटू 1/10 की पावर -3, तो बिकम 10 × 1/100। चलिए इसको 10 ही कर लेते हैं, 1/10
और ये ऊपर 10 टू द पावर 3 हो गया। तो दिस सिंपली बिकम, अच्छा 4 तो हमने, ये 10 नहीं था भाई, ये 4 था, इसको 4 कर देते हैं और ये स्टेप हटा देते हैं। तो ये हो गया 4/100 और इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये 4 इंटू 10 की पावर 1 यानी कि 40। तो ऑप्शन आपका सही होगा डी। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। और इन 3 क्वेश्चन के बाद अब आ जाते हैं 19 एंड 20 में। 19 क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन नॉट बी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स 10 के, अगर कोई फोर्स 10 न्यूटन है तो उसके कंपोनेंट हमेशा 4 से कम होने चाहिए, चाहे वो जरा से ही कम क्यों ना हो, लेकिन कम होने चाहिए। जबकि डी ऑप्शन में जो एक कंपोनेंट है वो 9 है और दूसरा कंपोनेंट 1 है, नहीं ये तो हो सकता है 7/15 7 6 एंड 9 न्यूटन कैन नॉट बी द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब ये है कि उनका रिजल्टेंट होना चाहिए आर, आइए इसको रिजल्टेंट बोले। रिजल्टेंट शुड बी √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90। दिस इज a एंड दिस इज वेक्टर b, एंड a और b के बीच का एंगल कितना बताइए 90। थीटा इज 90 cos 90 0 मीन्स r शुड बी इक्वल टू √a² प्लस b², ठीक है ना। तो जिस रिलेशन में देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट 10 आ जाएगा, है ना, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी 10 आ जाएगा बिकॉज ये 49 और ये 51, और इन दोनों का रिजल्टेंट 10 नहीं आएगा। देखिए 9 और 1 का रिजल्टेंट क्या होगा, r इज इक्वल टू √9² यानी कि 81 और 1 का स्क्वायर यानी कि 1 यानी कि √82 जो कि 10 के बराबर नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन है कि 10 न्यूटन का कोई फोर्स है तो उसके रिजल्टेंट कभी भी, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कभी भी 9 और 1 नहीं हो सकते, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा 90 होने की वजह से cos वाला टर्म हट जाएगा और √a² प्लस b² आएगा। √a² प्लस b² इज इक्वल टू 10 आना चाहिए, जो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ पा रहा है। तो ये ऑप्शन डी ही सही है, जो ये बता रहा है कि ये दोनों यानी कि 9 न्यूटन और 1 न्यूटन अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 10 न्यूटन के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं हो सकते। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेफिनेटली। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 19 के बाद 20 एंड 21। दो वेक्टर्स जिसके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और रिजल्टेंट भी उसी मैग्नीट्यूड का है, रिजल्टेंट का मान भी वही है, तो उन दोनों के बीच का एंगल बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स के मॉड इक्वल हैं तो उनका रिजल्टेंट 2a cos θ/2 और रिजल्टेंट भी a के बराबर है। तो ये हो गया 2a cos θ/2, 2a cos θ/2, a से a कैंसिल हो गया और 1/2 को हम नीचे लेकर आ गए, तो ये हो गया cos θ/2। So cos θ/2 is equal to 60 degree. So θ/2 is equal to 120 degree. So 60 degree. So theta is equal to 120 degree. Most important question है, definitely important question है। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 जरूर डिस्कस करेंगे। 21 में ये बताया जा रहा है कि कौन सा ए और बी के बीच का एंगल सही वाला है। तो यहाँ पर ए और बी के टेल से चल जुड़े हैं, तो ये एंगल होना चाहिए थीटा, ना कि ये गलत हो गया। यहाँ पर ए और बी के टेल से टेल जुड़े हैं, तो ये एंगल थीटा होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल। और क्या, ए और बी के बीच का ये एंगल जो एरो की तरफ होता है, ये एंगल थीटा होना चाहिए, तो बाहर है, ये एंगल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, हाँ यहाँ पर देखिए क्या है कि ए का हेड है और बी का भी हेड है और ये उनके बीच का सही एंगल है, क्योंकि एंगल तभी डिसाइड होता है जब दोनों वेक्टर्स के टेल से टेल जुड़े हों या हेड से हेड जुड़े हों।
तो यहाँ पर हेड से हेड जुड़े हैं, सही एंगल बना हुआ है। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर ए का तो टेल है, यहाँ पर ए का टेल है और बी का देखिए हेड है। इस समय एंगल डिसाइड नहीं होता है। एंगल तब डिसाइड होता है जब जहाँ पर ए का टेल हो वहाँ पर बी का भी टेल हो, या जहाँ पर ए का हेड हो वहाँ पर बी का भी हेड हो, और वो एंगल चॉइस किया जाएगा जो 180 या उससे कम होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 और 25। ये चारों ही क्वेश्चन डिस्कस करने लायक हैं। A इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2.7, तो 4A क्या होगा? वेक्टर A का जो मॉड है वो 2.7 है, तो कह रहे हैं कि वेक्टर 4A का मॉड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना। तो इसका 4 बाहर निकाल लिया तो A का मॉड, तो 4 और विद 2.7, तो ये हुआ 10.8 न्यूटन, और डायरेक्शन जो A की होगी वही 4A की होगी, है ना। तो किसी भी वेक्टर में जब किसी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो नया वेक्टर बनता है जिसकी डायरेक्शन पुराने वेक्टर की डायरेक्शन में ही रहती है। नो डाउट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका ऑप्शन डी सही होगा। किसी भी वेक्टर में जब किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है तो मैग्नीट्यूड उतने ही गुना बढ़ जाता है और डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 8 एंड 15 न्यूटन एक पॉइंट पर लग रहे हैं, रिजल्टेंट 17 न्यूटन है, तो उनके बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का फार्मूला लगाना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। तो हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर दे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। 17 का स्क्वायर है ना, और यहाँ पर 8 का स्क्वायर और यहाँ पर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 2 फिर 8 फिर 15 और उनके बीच का एंगल हमको फाइंड करना है। तो ये हो गया 64 और ये हो गया 225 और फिर ये हो गया 240 cos थीटा। तो ये आपका आ गया 225 एंड 60 285 289 और ये भी कितना होता है 289। तो 289 और 289 कैंसिल हो गया, so 0 is equal to 240 cos theta, so we got cos theta is equal to 0, so theta is equal to 90। तो क्वेश्चन सिंपल है, फार्मूला पर बेस्ड है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि कौन से दो वेक्टर एक दूसरे के ये दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का अल्फा की वैल्यू बताइए। तो अगर हम इसको a मान लें, लेट a और इसको हम लेट वेक्टर b मान लें, तो अगर a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो a डॉट b 0 होना चाहिए, a डॉट b शुड बी इक्वल टू 0। हाँ, a डॉट b शुड बी इक्वल टू 0 क्योंकि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा, यानी कि ab cos 90। वेक्टर पढ़ाते वक्त हम ये बता चुके हैं, मतलब 0। तो a डॉट b को हमें 0 करना है। तो a डॉट b कैसे करते हैं, i का i वाले से, j का j वाले से, अरे यार i का i वाले से, j का j वाले से और k का k वाले से। तो जब i का i वाले से किया तो आ गया -8 और जब j का j वाले से किया तो आ गया +12 और k का k से किया तो आ गया 8 अल्फा शुड बी इक्वल टू 0। सो दिस इज 4 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0। सो 8 अल्फा इज इक्वल टू -4। सो अल्फा इज इक्वल टू -4/8 मीन्स -1/2, ठीक है ना। तो ये आपका C है जो कि इस तरीके से निकाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 भी डिस्कस करने लायक है। क्वेश्चन है कि इन चार में से कौन सा रिलेशन सही है, ये हमको पता लगाना है। तो
पहले आप अपना रिलेशन लिख लीजिए। मान लीजिए हम P को लिखते हैं यहाँ पर, तो P इज इक्वल टू, हम P के टेल से चलेंगे तो इसके अपोजिट जा रहे हैं, देखिए तो माइनस आर लिखेंगे, और इसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस का क्यू लिखेंगे। तो ये हमने एक बेसिक रिजल्ट अपना बना लिया। इस तरीके से हमने देखा कि Q इज इक्वल टू P प्लस आर सही है, क्योंकि अगर हम P के साथ में माइनस आर का प्लस आर, P प्लस आर इज इक्वल टू Q, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आप देख रहे हैं तो वो सही ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी सही है। इस प्रकार से हम लोगों ने CTS यानी क्लास टेस्ट सीरीज का सेकंड पेपर फिजिक्स का और केमिस्ट्री का डिस्कस कर लिया है। इन क्वेश्चन के अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है तो कल क्लास के बाद आप ऑफिस आकर क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। जो जरूरी क्वेश्चन थे, जो हमको लग रहा था कि बिल्कुल डिस्कस किए जाने चाहिए, वो डिस्कस कर दिए गए हैं, और आप इन क्वेश्चन को ठीक से रिवाइज करेंगे और ठीक से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे। चलिए, थैंक यू।